नमस्कार। वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। एंड हम आज की वीडियो में हमारा जो डिस्कशन है प्रेगनेंसी का, उसको कंटिन्यू करेंगे। नैना मैम से जानेंगे कि सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है, किस तरह की हलचलें होती हैं। ये सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नैना मैम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड एक थैंक बहुत यू। ही गुड न्यूज़ है कि जो हमने लास्ट वीडियो बनाई फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, उसको टोटल 500 लोगों ने देखा है। 500 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। उससे जो भी जानकारी है वो उन्होंने यूज की है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उन सभी को वो जानकारी बहुत ही बेनिफिशियल लगी होगी। एंड दे विल कंटिन्यू द जर्नी जो हम पूरे अगले 9 महीने की कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से। तो ओवर टू यू, आप मुझे बताएं कि क्या कुछ होता है सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। जी बिल्कुल शिवम जी, एंड थैंक यू। एक बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों ने हमारे जो हमने हमारा जो एफर्ट्स है उनको सराहा है, और ताकि उनको सही नॉलेज उन तक पहुंच सके और उनको सही जानकारी उनको मिल सके। तो जो जैसे हमने फर्स्ट मंथ का पढ़ा था, तो जो सेकंड मंथ भी है इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव होते हैं जो कि सबको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम लोग इसको डिटेल में ही लेंगे। देखिए, हमने जाना था कि जो 3 महीने होते हैं, जो तिमाही होती है, यानी पहला मंथ, दूसरा मंथ और तीसरा मंथ, ये बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण होता है किसी भी महिला के लिए जो माँ बनने वाली होती है। क्योंकि इस मंथ में ना जो बच्चा है वो अपनी जगह तो ले लेता है, लेकिन वो पूरी तरीके से वो वहां पे फिक्स नहीं होता है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि जो 3 महीने की जो महिलाएं हुई जिनको प्रेगनेंसी है, वो जिनको फर्स्ट या सेकंड मंथ है, तो उनको कहीं जाने आने के लिए या फिर उनको कहीं पे कोई हैवी वर्क उठाने के लिए उनको हमेशा मना किया जाता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ना पात के जो अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है ना वो पूरी तरीके से फिक्स नहीं होता है। तो हम वही जानेंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं, क्यों फिक्स नहीं होता है, इसमें क्या सावधानी रखना चाहिए। मैं सबसे पहले शुरू करूंगी कि जो बच्चा होता है वो अभी कैसा दिखता है और कैसा बंध जाता है। तो अभी जो बच्चा होता है ये सिर्फ 1 इंच, 1 इंच के बराबर होता है, और जो इसका वजन है सिर्फ 14 ग्राम होता है। सोचिए, जो सेकेंड मंथ में 1 इंच होता है और उसका जो वजन है सिर्फ 14 ग्राम होता है, और उतने से इसमें ना उसका धीरे धीरे जब उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसका जो हाथ और जो पैर है तो टैडपोल जैसा दिखाई देता है। अगर आपने टैडपोल देखा होगा तो वो टैडपोल जैसा दिखाई देता है। एंड उसके छोटे छोटे जो हाथ और पैर आपस में ना पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होते, विकसित नहीं होते, लेकिन वो समझ में आता है कि उस जो भ्रूण जो एम्ब्रियो है, उसका वो हाथ और वो पैर है, जो नाक होती है वो उसकी गोल बटन के समान होती है, उसका हल्का सा चेहरा बन जाता है धीरे धीरे। जो उसके आंख, नाक, होठ, लीवर, ये धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है। जो पांचवा वो छठवां हफ्ता, उसमें हार्ट बनना डेवलप हो जाता है। और जो हार्ट है वहां पर टू पार्ट में डिवाइड होता है, वहां पे दो ट्यूब्स वहां पर निकलना उसकी शुरू हो जाती है। और अगर आप अल्ट्रासाउंड से देखेंगे तो सिर्फ ध ध ध की ऐसी आवाज आना शुरू हो जाती है सेकेंड मंथ से। और उसके जो बाद है, छोटे छोटे उसके जो पैर हैं ऐसे मुड़े हुए महसूस होते हैं। सो छोटी 1 इंच इतना छोटा होता है। अगर हम 1 इंच को देखें तो उसमें देखिए ना, प्रकृति की हम लीला बोलेंगे कि एक एक इंच के बच्चों में कितनी सारी सारी चीजें डेवलप हो जाती है। और जैसा जैसा बच्चा वो 3 महीने के करीब या 8वें हफ्ते में जब वो आता है, तो उसकी प्रॉपर हार्ट बीट हल्की सी सुनाई देने लगती है अल्ट्रासाउंड के ही थ्रू। और वो 1 मिनट में 150 तक वो धड़कता है। तो देखिए, यानी धीरे धीरे बच्चा कैसा विकसित होना शुरू हो जाता है। तो जी, इस तरीके से जो बच्चे का जो ऑर्गन्स है, और यहाँ पर बताना भूल गई, हम सोचते हैं कि बच्चों को जब बच्चा होता है, जब दांत वो जब 6 महीने का होता है तब उसके दांत आते हैं, लेकिन नहीं, अभी सेकेंड मंथ में भी बच्चे के जो दांत हैं वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होते हैं, क्योंकि वो मसूड़े के अंदर दबे हुए रहते हैं। तो जब उनके जो मसूड़े जो वो स्ट्रांग हो जाते हैं, फिर उनके जो दांत है वो बाहर की तरफ आना शुरू होते हैं। तो इसी तरह नाक हो गया, आंख हो गया, थोड़ा सा हार्ट डेवलपमेंट होता है। पैर और ये नाक भी ऐसे गुंबद जैसी दिखाई देती है, तो वो समझ में आता है शेप की, ये बेबी का शेप यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से जो बच्चे का जो शारीरिक विकास सेकेंड मंथ में मैंने आपको बताया है वो होता है। जी। तो अभी
ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी कि जो बच्चा होता है वो सिर्फ 1 इंच का ही होता है और उसका जो वजन होता है जी वो 14 ग्राम का ही उसका वजन होता है। जी तो ये मुझे जी। लगता है कि ये एक बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन है कि जब भी हम किसी नए जीव को लेकर आ रहे हैं तो उसकी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम, अगर उसको बोलें कि स्टार्टिंग एक स्पर्म के फॉर्म में उसकी हुई थी, अब वो 1 इंच का हमको देखने लगा है, उसका वजन हमको पता चलने लगा है। एंड धीरे धीरे उसके जो ऑर्गन्स हैं वो भी यहाँ पर बनने लगे हैं, जिसको हम काफी डीप में जाने हैं अभी आपसे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक आपसे पूछूं तो ये तो बच्चे का जो विकास हो रहा था, लेकिन जो माँ है उसके फिजिकल क्या चेंजेस हमको यहाँ देखने को मिलेंगे? जी बिल्कुल। जैसे पहले महीने में जो चेंजेस रहते हैं वो चेंजेस भी अब थोड़े से उनके बढ़ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको थोड़े से चेंजेस बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं कि उनके जो स्तन होता है उनमें थोड़ा सा उनमें भारीपन और हैवीनेस उनको पता पड़ता है, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ये चीजें होने लगती है। जैसे बहुत से लोगों को क्या होता है कि फर्स्ट मंथ में पता ही नहीं पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो यदि किसी महिला को अगर ये हो कि उनके जो ब्रेस्ट है वो हैवी से लगे, तो उन्होंने एक बार अपना जो टेस्ट है यूरिन टेस्ट वो जरूर करा लेना चाहिए, डॉक्टर से उन्होंने जरूर मिल लेना चाहिए। और यहाँ पर ये जो उनका जो स्तन का जो आकार है, वो ब्रेस्ट का जो साइज है वो धीरे धीरे उनका बढ़ना शुरू यहाँ पर हो जाता है, वो हार्ड हो जाते हैं। जो निप्पल है वहां के भी पास का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, उसमें भी चेंजेस आना दिखाई देते हैं। तो जब अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है, क्योंकि बहुत से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें भी ये सिम्टम्स होते हैं, बस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में जो हमारा जो निपल है वहां उसका जो कलर और साइज है वो बदलता नहीं है, बट प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें अ, होती है। तो वहां से भी हम ये चीजें ध्यान में रख सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में ये बदलाव हो रहे हैं तो हमें फिर वहां पर हमें डॉक्टर के साथ हमें मिलना चाहिए और डॉक्टर से हमें एक बार अपना चेकअप करा लेना चाहिए। और मॉर्निंग सिकनेस के हार्मोन्स के बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो फिर वो मॉर्निंग सिकनेस होने लगती है। मॉर्निंग सिकनेस फिर वही जी मचलाना, बार बार यूरिन को जाना, क्योंकि यहाँ पर गर्भाशय का जो आकार है वो बढ़ने लगता है, जो गर्भाशय का आकार थोड़ा सा संतरे जैसा हो जाता है। तो बार बार यूरिन होना या फिर सर दर्द होना, मिचली होना, इमोशनली ब्रेकडाउन होना, कुछ समझ में नहीं आना, या तो बहुत कुछ खाने का मन करना या बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना। तो जो बहुत से लोगों को एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने अभी इस टाइम बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। मैंने लास्ट टाइम भी यही चीज बताई थी और शायद मैं 9 मंथ तक आते रहूंगी, हर डे मैं हर सेशन में यही चीज अपनाऊं बताऊंगी कि कोई भी होम रेमेडी हो या फिर कोई भी, अगर आपको किसी ने कुछ भी बता दिया हो, या फिर कि आप कोई भी उठा के मेडिसिन आप खा ले, वो ये सारी चीजें नहीं चलती है, क्योंकि अभी आप एक नॉर्मल स्त्री नहीं हो, एक नॉर्मल वुमन नहीं हो, अभी एक आप गर्भवती हो। ठीक है, आप माँ बनने वाली हो, क्योंकि बहुत सारे जो दवाइयाँ होती है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलकर होती है। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए अलग कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ चलती हैं। तो कभी भी बिना पूछे आपका जो भी डॉक्टर है, इवन जो भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है, उससे बिना पूछे आपको मेडिसिन नहीं लेना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा उल्टी जैसा एहसास होता है, बहुत से लोगों को उल्टी आती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये महिलाओं में होती है, बट इन चीजों से ना उन्हें घबराना नहीं चाहिए या परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि थोड़े अगर वो थोड़े, जैसे मैंने भी लास्ट टाइम कुछ होम रेमेडीज बताई थी कि अगर उनको पानी पीने का मन नहीं होता है तो वो मुलेठी डाल के पी ले। बहुत से व्यूवर्स को मैंने बताया था, तो वो हमारा लास्ट वीडियो जो है फर्स्ट मंथ का, वो वीडियो जरूर देखे। तो उसमें मैंने बहुत सारी अल्टरनेटिव मेडिसिन जो होती हैं, सुजोग थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, एरोमा थेरेपी, इनके बहुत सारे चीजें मैंने वहां पर बताया है। तो मैं यहाँ पर वो रिपीट नहीं करूंगी, तो व्यूवर्स से मैं कहना चाहूंगी कि आप वो लास्ट वाला वीडियोस देख लिए, तो वहां पर मैंने बहुत सारी रेमेडीज बताई है, तो आप वो रेमेडीज को फॉलो कर सकते हो और अपने आप को हाइड्रेट आप रख सकते हो। और यहाँ पर ना कुछ थोड़े थोड़े देर से कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको खाली पेट नहीं रहना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको कुछ होता है तो आप बिस्किट, आटे के बने हुए बिस्किट या आटे की कुछ ऐसी मठरी बना के आप रख सकते हो, जो भी आपको खट्टा मीठा या जिस तरीके का भी आपको टेस्ट है। और फिर उसके एकदम से आपको खाली पेट पानी नहीं पीना है, क्योंकि ऐसे ऐसे आपको वॉमिटिंग होगी और एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी ज्यादा होगी। हो सकता है कि आपको वेजाइना में थोड़ा सा दर्द हो, खुजली हो,
या फिर हल्का सा ब्लड आया तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ब्लड थोड़ा सा एक्सिस मात्रा में हो या कुछ स्पॉट दिखे तो तुरंत अब वहां पर आपको जाके आपको जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है आप उससे संपर्क कर सकते हैं। आपका हल्का सा वजन बढ़ेगा, आधा किलो, कुछ कुछ का बहुत वजन अगर बढ़ता है अचानक से, तो फिर वहां पर भी आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। यहाँ पर जो होता है, जो हमारी जो नोज है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। किसी किसी को गंध बहुत स्ट्रांग लगती है, किसी को नहीं लगती है। तो अगर आपको जो आप बहुत ज्यादा गंध को लेकर या फ्रेग्रेंस को लेकर तो सेंसिटिव हो, क्योंकि जैसे बहुत सी महिलाओं को प्रॉब्लम होती है कि वो खाना बनाती है तो उनको छौंक पसंद नहीं आती है, वो छौंक को करके उनको वॉमिटिंग हो जाती है। और एक पर्टिकुलर उनका मॉर्निंग का टाइम रहता है, फिर आफ्टर 12 12 o'clock आफ्टरनून टाइम में वो थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील करते हैं। तो वो उस तरीके से वो सारी चीजें भी वहां पर मैनेज कर सकती है। और मैं भी यही बताऊंगी कि अगर इस दौरान अगर आप परफ्यूम ना ना यूज करें, फ्रेग्रेंस ना यूज करें ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला, तो ज्यादा बेटर होगा। सीने में जलन हो सकती है तो ये नॉर्मल है, सबसे अच्छा है कि अपने आप को आप हाइड्रेट रखें, पानी पिए, तो जो आपका जो सीने में जो जलन वाला प्रॉब्लम है वो आपका शांत हो जाएगा। फिर से मैं कहूंगी कि डॉक्टर से बिना पूछे आपको कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेना है। क्योंकि हमको होता है कि भाई घर में तो हमारा रखा हुआ ही है, हम वो पी लेते हैं, बट हमको इस तरीके से ये चीजें नहीं करनी है। और जैसे ऐसा कहा गया है कि अगर आपको बहुत ज्यादा जलन की सीने की प्रॉब्लम होती है तो इसका संबंध कहीं ना कहीं बच्चे के बाल से जुड़ा हुआ होता है। बच्चे के जो बाल है वो बहुत ज्यादा घने और अच्छे होते हैं। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज हम लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ आपको बहुत ज्यादा जलन होती थी और जो आपके जो बेबी के जो हेयर्स है वो काफी अच्छे घने हैं और काफी अच्छे हैं। अभी ये हमारा जो हो गया, ये सेकंड मंथ में जो सिम्टम्स होते हैं और इन सिम्टम्स को हमें किस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए, मैंने अभी आपको यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने बता दी है। अभी ये आ जाता है कि इस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर सावधानियां, क्योंकि कैसा होता है कि जो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो बच्चा है वो अभी सिर्फ वहां पर ना खड़ा हुआ है, ठीक है, उसने अपने आप को पकड़ नहीं बनाई है। तो इसलिए जो स्टार्टिंग के 3 महीने होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि कैसा होता है, थोड़ा सा भी, क्योंकि वो थोड़ा सा भी धक्का हुआ या कुछ हुआ तो इस चीज का ध्यान रखिए, हैवी हील्स ना पहने, कोई हैवी चीज नहीं उठाना है। ट्रैवलिंग यदि अगर आप करते हैं, अगर आप तो सीट बेल्ट पहन के आप ट्रैवलिंग करें, क्योंकि एकदम से बॉडी बाहर की तरफ आ जाए तो सीट बेल्ट को कोशिश करें कि आपके जो पेट की तरफ उसका बाहर ना आए। अपने पेट के आसपास ऐसी कोई भी हैवी चीज ना रखे, क्योंकि अभी आपको आपके पेट को ना बहुत आराम से बचाना है, बहुत उसको सिक्योर कर कर चलना है, किसी हैवी चीज पर आपको खड़े नहीं होना है। और चीजें की जैसे कभी कभार जैसे आप ऑटो जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि या कार में आप ट्रैवलिंग करें तो कोशिश करिए कि एकदम बहुत पीछे भी ना बैठे, एकदम चक्के के ऊपर भी ना बैठे, सामने की तरफ बैठे। अगर कार में आप बैठे हैं तो कोशिश करें कि पीछे वाले सीट पर बैठे, क्योंकि कैसा होता है कभी ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी सामने की तरफ झटके से जाती है, तो उसमें कैसा होता है थोड़ी सी तकलीफ होती है। अभी कैसा होता है कि जब चलते वक्त भी हमें ध्यान होना रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा पेट थोड़ा सा बढ़ जाता है तो हमारा जो ग्रेविटेशनल जो हमारा फोर्स है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो कभी कभी कैसा होता है हम लड़खड़ा जाते हैं या बैलेंस हमारा नहीं हो पाता है, तो चलते वक्त भी हमें इन सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए। तो ये मैंने जो हमारा जो एक टेक केयर थी कि हमें कैसे रहना चाहिए, चलना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें जो हैवी डाइट नहीं लेना है कि एक बार मैंने बहुत सारा खाना खा लिया दिन, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो आपकी जो मील है आप वो 6 मील में डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको 6 मील नहीं है तो 4 4 मील्स में आप डिवाइड कर सकते हो, कि सुबह आपने नाश्ता ले लिया, फिर उसके बाद आपने 12 1 बजे खाना खा लिया, फिर 4 बजे आपने कुछ खाया, और फिर रात में कोशिश करिए कि लेट नाइट खाना ना खाए, जल्दी खाना खा ले, तो वो आपका जो डाइजेशन है वो क्योंकि वो प्रॉपर हो जाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कब्ज की प्रॉब्लम शुरू होती है प्रेगनेंसी में, तो आप खाना जल्दी खाओगे तो आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, क्योंकि खाना खाते बराबर आपको सोना नहीं, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। डाइजेशन आपका ठीक तरीके से होगा
तो बच्चों को जो खून है वो अच्छे, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर होगा तो बच्चों को खून भी जो पौष्टिक भरा है, जो भी आपने न्यूट्रिशंस लिया है आपके डाइट में, वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से जाएगा। तो कोशिश करिए कि आपके खाने में और जो सोने में है कम से कम 4 घंटे का गैप हो। तो ये अच्छा, आप हल्का फुल्का आप ले सकते हो रात में, अगर आपको भूख लगी हो तो आप फल खा सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग कैसा सीजन है, कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर है, तो ये चीजों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर बहुत ज्यादा ठंडी और हम लोग संतरा खा लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमको सर्दी हो जाए। क्योंकि हमें कोशिश यही करना है कि हम अपने आप को सेफ प्रोटेक्ट करके चलना है कि हम कम से कम हम अदर मेडिसिन हम ले। अदर मेडिसिन बहुत सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन है, होम रेमेडीज है, हम उसका यूज ज्यादा करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। अभी जो डॉक्टर्स होती है वो चेकिंग करके वो फॉलिक एसिड देती है, आयरन देती है, कैल्शियम देती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका ब्लड चेकअप होता है, तो उसके साथ वो जो भी आपके बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो सारी वो आपको देती है। और इसके साथ ही हमें ना अपने जो डाइट है, जिससे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसमें हमको इसका जो है अ, हमको जो अंकुरित आहार है, अंकुरित आहार का हमें जो यूज है वो सिर्फ मॉर्निंग के टाइम करना है। आफ्टरनून के टाइम हमें ये जो अंकुरित आहार है उसका जो प्रयोग है वो हमें नहीं करना है। और जो फल है, फल ज्यादा से ज्यादा खाना है, सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाना है, लेकिन जो फल और जो सब्जियां हैं उनको सब्जियों को भपा के खाना है, कच्चा थोड़ा सा उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीजें मिली हुई होती है, तो वो सही नहीं होता है। तो कोशिश करना है कि जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से वो लोग अ, अ, साफ करें और खाए। फ्रूट्स भी वो खा सकते हैं, जो उनको टेस्ट पसंद है वो फ्रूट खाएं। जैसे जनरली जैसे चटपटा खाने का मन होता है, तो उनको चटपटा तला हुआ ये चीजें खाना अवॉइड करना चाहिए। और इस महीने में जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो इन सारी चीजों का एक महिला को है या गर्भवती महिला को इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है उनकी डाइट, क्योंकि वो जितना हेल्दी डाइट लेंगी, जितना अच्छी तरीके से वो खाना खाएगी, उनका ब्लड अच्छे तरीके से बनेगा, और वो जितना उनका पोषक तत्वों से उनका ब्लड होगा, बच्चा उतने अच्छे तरीके से अपने ऑर्गन का विकास कर पाएंगे। क्योंकि बच्चा कैसे बन रहा है, बच्चा माँ से सारी चीजें ले रहा है। माँ कहाँ से ले रही है, माँ हेल्दी चीजें खाएगी तो बच्चे के जो ऑर्गन्स है वो उतने हेल्दी रहेंगे, उसकी इम्यूनिटी जो पावर है वो स्ट्रांग रहेगी। तो जो 3 महीना होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो वो उसके लिए हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर किसी माँ को पसंद नहीं आता है खाना तो वो छोटा छोटा खाए, वॉमिटिंग हो जाएंगी ये बात को नहीं डरना है, क्योंकि उनके ही खाने से वो हेल्दी डाइट लेंगी तो उनके बच्चों का विकास ही ज्यादा अच्छा होगा। बच्चा जितना अच्छा हेल्दी रहेगा उसकी इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता उतनी उसके स्ट्रांग होगी, और जितनी ये दोनों चीजें स्ट्रांग होगी बच्चा बीमार कम पड़ेगा। तो अभी आप खा लीजिए, और ताकि आपको आगे चल के परेशान ना होना पड़े, क्योंकि बच्चे जनरली हर छोटी छोटी चीजों में बीमार हो जाते हैं, तो फिर आपको तकलीफ होती है। और जितना अच्छा आप हेल्दी डाइट लोगे, जितना अच्छा आप अपना प्रेगनेंसी के टाइम में जितना अच्छा आप ध्यान रखोगे, उतना आगे आपकी मौज रहेगी। तो देखिए, चीजें आपके हाथ में है, मैंने क्लियरली ये चीजें बता दी है। अब यहाँ पर बात आती है थोड़ी सी एक्सरसाइज की, कि भाई क्या करना चाहिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप 20 मिनट्स वॉकिंग कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम चांटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी कपालभाति अवॉइड करूंगी। ऐसे आसन नहीं करने हैं जिसमें आपके पेट पर अब फोर्स पड़े, या जैसे भुजंगा आसन हो गया, नौका आसन हो गया, ये आसन आपको नहीं करने हैं। पीछे झुकने, ये भी आसन आपको नहीं करने हैं। तो ऐसे कोई भी आसन है जिसमें ट्विस्टिंग हो, ऐसे आसन आपको नहीं करने हैं। इसलिए मैं हाथ का इशारा कर रही हूँ, क्योंकि हम शब्दों को भूल जाते हैं। तो ऐसे कोई भी आसन जिसमें आपको सामने झुकना पड़े, साइड में झुकना पड़े, ऐसे आपको आसन नहीं करने हैं। सिर्फ सबसे अच्छा और सरल उपाय है वॉकिंग करिए। अगर आपके पास नहीं है, मॉर्निंग में 10 मिनट, इवनिंग में 10 मिनट आप वॉकिंग कर सकते हैं, या नाइट में सोने के पहले आप हल्की सी वॉकिंग कर सकते हैं।
तो जी शिवम जी बताइए। बिल्कुल। और तो ये अभी मैंने सभी यहाँ पर चीजें, क्या किया। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि क्या कुछ उनको खाना चाहिए, किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने कहा कि जो भी एक्सरसाइज जिसमें झुकने जैसा कुछ इन्वॉल्व है, चाहे उनको आगे की तरफ झुकना है चाहे पीछे की तरफ झुकना है, वो उनको बिल्कुल भी नहीं करना है और कंप्लीटली अवॉइड करना है। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि जब भी हम प्रेगनेंसी के टाइम पर भी हैं, अगर उस टाइम पर से ही हम मेडिटेशन भी थोड़ा सा करते हैं, तो हमारा जो ब्रेथ है उस पर काफी अच्छा कंट्रोल हो जाता है। हम अपने आप को भी काफी शांत रख पाते हैं, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ कहीं मन में घबराहट भी होती है, कहीं टेंशन भी होती है, और कहीं ना कहीं पेन्स भी होते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम व्यायाम कर रहे हैं, तो हम उन सभी चीजों से, उन सभी डर से भी थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा काम हो जाते हैं। अभी आपसे अगर पूछा जाए कि इस टाइम पीरियड में और किन चीजों की सावधानियां उनको रखनी चाहिए। जी ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक टेस्ट बता देती हूँ कि जो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो टेस्ट होते हैं कि हमें वो कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि उनके लिए जो है सबसे पहले वो अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। कि ब्लड टेस्ट कराने से क्या होगा कि जो भी उनके शरीर में जो कमी है या जो बदलाव हो रहे हैं वो उनको पता हो जाएंगे। और वो बीपी अपना चेक करा सकते हैं, ब्लड शुगर अपना चेक करा सकते हैं। तो डॉक्टर उनको सजेशन करती है कि एक बार अपना जो एक प्राइमरी जो चेकअप है आप वो करा लीजिए। तो सेकंड मंथ में ये जनरली टेस्ट होते हैं। अगर अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आजकल अल्ट्रासाउंड से भी डॉक्टर चेक कर लेते हैं। ठीक है। और क्योंकि फर्स्ट मंथ में एक सोनोग्राफी होती है और थर्ड मंथ में सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड होता ही होता है। वहां पर डेवलपमेंट और सारी चीजें देखी जाती है। और फिर अगर डॉक्टर को कुछ ऐसा लगता है तो वो फर्दर टेस्ट के लिए फिर आपको वो बोलते हैं कि आप ये टेस्ट करा लीजिए। प्रोटीन चेक कर लिया जाता है, क्योंकि जो तो उसमें कैसा होता है हमें एक पता पड़ जाता है कि हमारा बॉडी किस तरीके में हमारे बॉडी में चीजें हो रही है, क्या कम है क्या ज्यादा है। तो हम उस तरीके से हम वो सारी चीजों की जो प्रिकॉशंस हैं हम वो ले सकते हैं। क्योंकि कैसा होता है जब धीरे धीरे हार्मोनल चेंज होते हैं तो हमारे बॉडी में भी चेंजेस होना शुरू होते हैं, हमारी बॉडी भी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। हीमोग्लोबिन चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यदि हीमोग्लोबिन कम रहा तो वो भी डिफिकल्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट रोल है तो वहां पर यहाँ पर ये ब्लड का सबसे रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो बच्चा है वो अपने नाल से एम्ब्रियो से ही पूरी चीजें अपने माँ से वो नाल से जुड़ा हुआ होता है और वहीं से वो सारे पोषक तत्व और सब कुछ वो लेता है। तो ब्लड यहाँ पर क्योंकि और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसके लिए हीमोग्लोबिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बच्चा उतना अच्छे तरीके से चीजें लेगा। तो गर्भवती महिलाओं को अपना हीमोग्लोबिन का काफी ध्यान रखना चाहिए। उनका जो हीमोग्लोबिन यदि कम है तो या उनको पता होता है कि भी मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है, तो वो ऐसी चीजें खाएं जो उनको सुटेबल हो। कभी कभी कैसा होता है कि कुछ डाइट कुछ चीजें होती जैसे पालक हो गया या कुछ कैल्शियम वाली जो चीजें जो होती है जो उनसे या डेयरी फूड हो गए, तो कुछ महिलाओं को उनसे प्रॉब्लम होती है। तो उनको उनके बॉडी में शरीर में इचिंग शुरू हो जाती है या या लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं या फिर वॉमिटिंग या ज्यादा होता है। तो आपको अगर समझ में आता है कि आपको जो डेयरी प्रोडक्ट है उससे एलर्जी है तो वो चीजों को आपको अवॉइड करना है। यदि अगर आपको लगता है कि आपको आयरन से एलर्जी है तो आपको पालक वगैरह ये खाने से आपको ये चीजों का अवॉइड ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो आपको पसंद है जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में आपको वही चीजें पसंद हो जो आपको बाकी के टाइम में पसंद आती है। क्योंकि यहाँ पर कैसा होता है हार्मोनल चेंज होते हैं तो हमारा मूड भी स्विंग होता है, चीजें भी हमारी काफी बदलती है। तो ये चीजें भी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और जी अगर हम इसको पूरा सम अप अभी करें कि सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में हमने जो भी बातें की, हमने पहले एक डिस्क्लेमर देते हैं कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो इन एडिशन है। आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें हर चीज को। और जो भी यहाँ पर अगर हम कोई रेमेडी बता रहे हैं, कोई घरेलू उपचार आपको बता रहे हैं, वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री है। आप इन एडिशन जो कॉम्प्लीमेंट्री। आपके डॉक्टर की एडवाइस, उसको आप पूरा कर सकते हैं, जिससे कि हेल्थी लाइफस्टाइल भी आप जी पाएंगे और आपका जो बच्चा होगा वो एक हेल्दी बेबी की तरह बॉर्न होगा। इसलिए हमने यहाँ पर बताया कि जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो आप अभी प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में खा रहे हैं, जब आप अभी इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका जो बच्चा है उसकी इम्यूनिटी काफी अच्छी हो जाएगी और ये अभी से ही स्टार्ट हो जाएगा।
तो जब भी बच्चा पैदा होगा और आगे जाके बढ़ने लगेगा, तो उसकी ये सारी जो उसको बीमारियां हैं वो नहीं आएंगी। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं योगा की या व्यायाम की, तो जो भी बाइंडिंग रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं जहां पर आपको झुकना पड़ रहा है, वो चीजें आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी है। और बिल्कुल अवॉइड करना। बिल्कुल आपको टाइम पीरियड्स पे, रेलेवेंट टाइम पीरियड्स पे अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते रहना है। जो भी रेलेवेंट टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो आपको करते रहना है। तो ये आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आप अभी फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हैं तो आप हमारा फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी का वीडियो वापस से देख सकते हैं। इसके साथ ही हमने गर्भ संस्कार पर एक काफी डिटेल्ड डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं कि गर्भ संस्कार से पहले कि गर्भ धारण करने के भी 6 महीने पहले से ये जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। बिल्कुल एंड शुरू अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी करने का, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें जिससे कि आप पहले से ही रेडी हो पाए एक अच्छा बेबी प्लान करने के लिए, एक अच्छी जनरेशन को प्लान करने के लिए। इसके साथ ही हम नैना मैम के साथ जुड़े हुए हैं, जहां हमने 16 संस्कार की सीरीज पूरी की, जहां हमने 16 संस्कारों के बारे में जाना कि किस तरह से एक इंसान के गर्भ धारण, गर्भ में आने से उसकी जिंदगी शुरू होती है और किस तरह से अंत्येष्टि तक वो पूरी लाइफस्टाइल चलती है, वो 16 संस्कार पूरे करता है। अगर आपको ये सभी वीडियोस रिलेटेड लग रही हैं, आपके माइंडसेट के साथ आपको सारी चीजें समझ आ रही है और इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो हमको जरूर बताएं। और इस वीडियो में हम टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम 1,000 व्यूज हमको मिले, कम से कम 1,000 लोगों तक हम ये इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाए। क्योंकि 1,000 क्यों मैं ले रहा हूं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 500 लोगों को ये वीडियो दिखाया है, 500 लोगों ने इस वीडियो को देखा है और उन्होंने काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया इस वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 1,000 व्यूज को लाएंगे और इसमें आप सभी व्यूअर्स का काफी ज्यादा रोल रहेगा। आपके नोन में जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी फैमिली में है, जो कि लेडीज सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में है या फिर अभी रिसेंटली मैरिड हैं और दे आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, तो आप उनको ये वीडियो पहुंचा सकते हैं जहां पर उनको गर्भ धारण करने से लेकर के अभी तक की सेकंड मंथ तक की सारी इंफॉर्मेशन तो मिलेगी ही। साथ ही आने वाली सभी वीडियोस में उनको मंथ बाय मंथ, अगर हम बोले कि अगली जो वीडियो आएगी वो थर्ड मंथ के बारे में होगी, और वहां हम काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपको क्या करना है। इसी तरह से चौथे महीने में, पांचवें महीने में, छठे महीने में और करते करते हम 9th मंथ तक भी पहुंचेंगे, जहां पर हम कंप्लीट एक गाइडेंस देंगे कि हर मंथ में लेडी को क्या करना चाहिए, उनकी फैमिली को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और कहाँ कहाँ चीजों पर उनको सावधानियां भी बरतनी चाहिए। आज के लिए नैना मैम, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी डिटेल्ड में सभी चीजें हमको समझाई और बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड में, हम बोले तो 30-35 मिनट की वीडियो, और जहां पर हमने इतना डिटेल में डिस्कशन किया है, हर एक पॉइंट हमने डिस्कशन किया है। लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो मेरा पर्सनली फेवरेट पार्ट है और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स का भी ये फेवरेट पार्ट होने वाला है कुछ टाइम पर, टाइम फॉर द रेमेडी। देखिए, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर एक रेमेडी देना चाहूंगी कि बहुत से महिलाओं को जैसे हीमोग्लोबिन से ही जो रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो मनुक्का आती है, जो काले अंगूर आते हैं, जो मनुक्का आती है, वो 21 मनुक्का डेली आप रात में भिगो के रख दीजिए। और फिर आपको जो वो मॉर्निंग में वो मनुक्का, पहले उसको धो लीजिएगा मनुक्का को। और उसको धोने के बाद मनुका फिर आप उसको भिगो दीजिएगा, 21 मनुका। ठीक है। और 21 मनुका भिगोने के बाद आपको क्या करना है कि सुबह उठ के आपको चाय वगैरह जो भी आप खाना चाहते हैं, बिस्किट वगैरह, उसके बाद फिर आपने उसको खाली पेट नहीं खाना है उसको। फिर आपने जो वो मनुका को आप खा सकते हैं। ठीक है। एंड ये प्रोसेस कैसे करनी चाहिए कि आपने 21 ली, फिर 20 करी, फिर 20 करने के बाद 19, ऐसा रिवर्स काउंटिंग में आपको कम कम एक पर आना है। फिर आपकी एक खत्म हो गई तो अगले दिन 21, जो 22वां जो दिन होगा आपका, फिर से वो आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये भी काफी अच्छा रेमेडी है हमारे जो ब्लड, हिमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, ब्लड बढ़ाने के लिए, और हमारा जो एक कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको बढ़ाने के लिए। और मैं सभी गर्भवती महिला से कहूंगी कि पहले स्टार्टिंग में सुबह उठकर आपको एक से पानी नहीं पीना है, क्योंकि ये कैसा, अगर आप लोगों को अभी आदत है कि
पानी पीना है या खाली पेट आपको पीने की आदत है तो थोड़ा सा अवॉइड करिए। ठीक है। तो क्योंकि उससे आपको हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग आ जाए या आपका जो पित्त है वो बढ़ जाए। पहले कुछ खा लीजिए, उसके बाद ही आपको पीना है। तो आप ये रेमेडी कर सकते हैं। यहाँ पे बताऊंगी कि अगर आपको पथरी की शिकायत है तो थोड़ा सा इस रेमेडी को फिर आप वो अवॉइड करें। आप जो भी प्रेगनेंसी में रेमेडी करते हैं उसको थोड़ा सा छोड़ छोड़ के करिए। 15 दिन करिए फिर छोड़ दीजिए, एक हफ्ता नहीं करिए फिर शुरू करिए। तो और क्योंकि आपकी ब्लड रिपोर्ट भी आएगी तो वहां से भी आपको पता पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हीमोग्लोबिन की तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। बट हेल्दी रहने के लिए इसको आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। जी शिवम जी। बिल्कुल। और ये जो रेमेडी है ये काफी यूजफुल है हेमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए और एक हेल्दी हाँ। लाइफस्टाइल के लिए भी। वीडियो को एंड करने से पहले एक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आ, अगर किसी पर्सन को भगवान के साथ कनेक्टेड होना है, उनके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो आपके ओपिनियन में किस तरह से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करे? अ, अगर किसी को होना है तो मुझे तो सबसे अच्छा होता है, जैसे अगर हम कलयुग की बात करें तो कलयुग में सबसे अच्छा बताया है राम नाम। यानी आपको अ, जब आप करते हैं तो क्योंकि सबसे ज्यादा बहुत मुश्किल है इतनी दौड़ भाग वाली जिंदगी में अपने आप को शांत रखना, अपने आप को विचारों से मुक्त रखना। तो कैसा होता है जब हम नाम जपते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसके साथ वो वर्क करने लगता है। तो मैं जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो सिर्फ उनको करना है, वो जो भी अपने इष्ट देवता है या जो भी वो जो देवता को वो मानते हैं उनका एक कोई भी मंत्र ले लीजिए, कोई भी चालीसा ले लीजिए। वो आप एक माला ले सकते हैं, नहीं माला रखना है तो 11 बार से आप शुरू करके धीरे धीरे आप उनके करीब जा सकते हैं। तो सबसे अच्छा मुझे कोई लगता है तो राम नाम का नाम या जो भी जप है, जो भी मंत्र है, मंत्र आप चांटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो जो है ओम चांटिंग भी आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। नहीं आपके पास टाइम है तो सोने के 5 मिनट पहले कर लीजिए। जब आप सो के उठे हैं उसके बाद आप 5 मिनट कर लीजिए। अगर आपने 5 मिनट भी किया तो धीरे धीरे आपको 20 मिनट तक जाने में आपका टाइम नहीं लगेगा। बस स्टार्टिंग आप 1 मिनट से भी शुरू करेंगे तो वो भी अपने आप में बहुत है। जी शिवम जी। बिल्कुल। तो जब भी कोई पर्सन चाहे वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करना चाह रहा है, या ऐसा हो सकता है कि कई टाइम से वो रुक गया है, स्पिरिचुअल जर्नी को नहीं कंटिन्यू कर पा रहा है, काफी एक लंबा ब्रेक हो चुका है, पर अब वो वापस से उसको स्टार्ट करना चाहता है, एक रीस्टार्ट लेना चाहता है लाइफ में, तो सबसे जो इजी तरीका है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, चाहे आपके जो भी कुल जी देवता हैं, कोई भी ग्राम देवता हैं, उनको आप स्मरण करते रहें, उनका नाम जप करते रहें, उनको याद करते रहें, जिससे कि उनको भी एक तरह से रहेगा कि हाँ, धरती पर कोई तो है जो अभी इस जो मुझे समय पर मुझे याद कर रहा है, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ने में इंटरेस्ट है। तो वो वहां से धीरे धीरे एक डोर देना शुरू करते हैं कि चलो, इफ ही इज इंटरेस्टेड तो मैं इससे एक बार कनेक्शन करता हूँ और इससे कनेक्टेड हो बात करने की जाता है। कोशिश करता हूँ। तो वहां से आप जब एक छोटा सा स्टेप लेते हैं तो वहां से एक बड़ा स्टेप आता है, और वो आपसे कनेक्ट करते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे बढ़ाने के लिए। हम अगली वीडियो में इस तरह के आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आपसे पूछते रहेंगे, आपसे बहुत बिल्कुल जानकारी लेते रहेंगे अलग अलग रेमेडीज के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। आज के लिए बिल्कुल। हमको अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू बहुत सो मच। आभार। थैंक यू सो मच।